आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, जो बात बिल्कुल सही है। तभी तो हम हमेशा से बच्चों के लालन पालन से लेकर उनके पोषण की, उनके शिक्षा का बहुत ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी, आप मुझे सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून पर। आज हम बात करेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की, यानी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र की, जिसकी जरूरत तब होती है उन बच्चों को जिन्हें शुरुआत में मतलब जन्म से लेकर 6 से लेकर 7 वर्ष तक की किसी तरह की मानसिक, शारीरिक या न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली कोई दिक्कत हो रही होती है। इसी विषय पर डिटेल में हमसे बात करेंगी मिस तरू त्रिखा, जो कि हमारे NIEPVD के EIC सेंटर में एज अ थेरेपिस्ट कार्यरत हैं। आइए सुनते हैं। मेरा नाम तरुश्री त्रिखा है। मैं एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट निपवेड देहरादून में पोस्टेड हूँ। निपवेड देहरादून में एक सेंटर है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में CDEIC। ये सेंटर अभी हाल फिलहाल में ही एस्टैब्लिश हुआ है। इसको काम करते करते लगभग 1.5 साल हो गया है। 17 जुलाई 2021 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ये सेंटर क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर आई है, इन सब के बारे में आपको मैं थोड़ा सा हमारे आज के सत्र में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसे कि नाम से आप सुन सकते हैं, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है जल्दी हस्तक्षेप करना, शीघ्र हस्तक्षेप करना। ये एक केंद्र है जिसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है बच्चों के अंदर, वो बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, या आप उनको बुला रहे हैं, आपकी आवाज पे सुनते नहीं है, इधर उधर ध्यान ज्यादा रहता है, ज्यादा भाग दौड़ है उनके अंदर, छोटी से लेकर बड़ी दिक्कत तक, उनको लिखना नहीं आ रहा, पेंसिल पकड़नी नहीं आ रही, ऐसी कोई भी दिक्कत बच्चे के अंदर आ रही है तो वो इस केंद्र के अंदर देखी जाती है। तो उस चीज को यहाँ पे सुधारा जाता है, उसके अंदर इंटरवेंशन किया जाता है। एक शब्द है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी जिसको हम हिंदी में जानते हैं विकलांगता के नाम से। उदाहरण देना चाहूंगी मैं आपको कि डिसेबिलिटी या विकलांगता क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी इंसान का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ या रोड एक्सीडेंट हुआ और उसका एक अंग कट गया, उसका हाथ कट गया या पैर कट गया, अब क्या होगा, उस व्यक्ति को अपना काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है उसको अपने दूसरे अंग का जो बचा हुआ है उनका प्रयोग ज्यादा करना पड़े। मतलब कुल मिला के उसको अपने जो काम करने का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। एक तरीके से वो कहीं ना कहीं डिसेबल हो गया है एक नॉर्मल काम करने के तरीके के लिए। तो इस चीज को हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं डिसेबिलिटी की, हम किताबों में पढ़ सकते हैं, WHO ने दी हुई हैं, बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं। बट अगर हमें मोटा मोटा समझना है तो हम इस चीज से डिसेबिलिटी को समझ सकते हैं, किसी और तरीके से काम करना। अब डिसेबिलिटी के ऊपर हमारे देश में, हमारे भारत में एक एक्ट है, एक कानून है। हर चीज को लेकर देश के अंदर कानून है, जैसे पढ़ाई को लेकर है, खेल कूद को लेकर भी कानून है, ऐसे ही डिसेबिलिटी को लेकर हमारे देश में कानून है। वो कानून क्या है? 1995 में वो कानून बनाया गया था देश के अंदर। पहला कानून जब बना था उसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज जो थी डाली गई थी। अब धीरे धीरे जैसे देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस कानून के अंदर भी बदलाव आए और आज की डेट में 21 डिसेबिलिटी 21 डिसेबिलिटीज इस कानून के अंदर है। और इस कानून के तहत जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो डिसेबिलिटी में आते हैं, 40% अगर किसी की डिसेबिलिटी आई है तब वो डिसेबल्ड कहलाया जाता है, वरना नहीं। तो तब उसका एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। क्या होता है, इस कानून के तहत डिसेबल्ड व्यक्ति को, डिसेबल्ड बच्चों को या बड़ों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जो है उसकी एजुकेशन में उसको छूट मिलेगी अगर उसके अंदर डिसेबिलिटी है, उसको स्कूल एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता। साथ में एक MR किट होता है, एक बैग होता है खिलौनों का, जो बच्चों को फ्री में दिलाया जाता है। उसके अलावा हमारा एक UDID कार्ड होता है जिसके अंदर की इधर उधर ट्रैवल जब माँ बाप करते हैं तो उस बच्चे का उसके साथ एक और व्यक्ति का ट्रैवल जो है फ्री हो जाता है गवर्नमेंट व्हीकल्स में, ट्रेन में, बसेस में, इनफैक्ट एयर इंडिया की फ्लाइट्स में। तो ये सारे उस कानून के तहत बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि हम डिसेबल्ड व्यक्तियों को प्रदान करवाते हैं। पेंशन लगती है उनकी हर महीने।
तो अलग अलग सुविधाएं जो है डिसेबिलिटी के तहत उनको प्रोवाइड की जाती है। अब अर्ली इंटरवेंशन सेंटर क्यों खोला, मैं आपको बात कर लूं अर्ली इंटरवेंशन की। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति में जल्द से जल्द अर्ली, उसकी बहुत शुरुआती उम्र में उसको इंटरवेंशन प्रोवाइड कराएंगे जब उसके अंदर कुछ दिक्कत दिखने लग गई। इस अर्ली इंटरवेंशन प्रोजेक्ट में हम लोग 0 to 6 इयर्स की एज रखते हैं बच्चों की, जिसमें हम देखकर उनकी जांच करके कि बच्चों में क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, वो जांच करके उनको उसी तरह से इलाज या रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों जरूरी है कि हम बच्चों को इतनी जल्दी उम्र में हम उनको, लोग बोलते हैं तो खेलने कूदने की उम्र है, कैसे पता लगेगा बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, मतलब या उसको कोई दिक्कत हो रही है, कैसे पता लगेगा? तो बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। हम उसको इतनी जल्दी इंटरवेंशन इसीलिए दे रहे हैं ताकि उसको आगे जाके और मुश्किलें खड़ी ना हो, उसके लिए भी और उसकी परिवार के लिए भी। बच्चों में 90% जो विकास होता है दिमाग का वो 6 साल की उम्र तक हो जाता है। तो बेहतर होगा कि अगर हम 6 साल तक की उम्र तक उनको इंटरवेंशन दे, उनकी किसी भी दिक्कत में उनको मदद करें, तो वो जल्दी उस चीज से रिकवर कर पाएंगे और जल्दी उस चीज से उभर पाएंगे। अब इससे कितने फायदे हैं आप खुद सोचिए कि अगर जल्दी वो उभर पाए तो माँ बाप को आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका बर्डन कम होगा, उनको बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी है। एक 3 साल का बच्चा भी अपना पानी का गिलास उठा के खुद पीने लग जाता है, पर कहीं ना कहीं अगर डिसेबिलिटी होती है तो उसका छोटे से छोटा काम भी माँ बाप के ऊपर पड़ जाता है। तो अगर ये चीजें रोकनी है, बर्डन रोकना है, उसका इम्पैक्ट रोकना है, तो हमें उसका अर्ली इंटरवेंशन कराना बहुत जरूरी है। उसके अलावा भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो हमारे पास इतनी इकोनॉमिक कंडीशन, इतनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर हम इस चीज को अभी ही रोक दें, अभी ही इसका इम्पैक्ट कम कर दें, तो आगे जाके कहीं ना कहीं हमारी भारत की इकोनॉमी पर भी इसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा, उसके ऊपर भी बर्डन कम पड़ेगा। ठीक है, और जितने भी हमारे माँ बाप हैं उनको पता होगा कि हाँ हमारे बच्चे में दिक्कत है, वो उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे और उसका इलाज करवा पाएंगे सही टाइम पर। मैम ये बात हुई कि जितनी जानकारी आपने मुझे दी उससे मुझे ये लगा कि ठीक है, जब बच्चा हुआ, जन्म लेने के बाद हम बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे जान सकते हैं कि बच्चे को कोई अगर दिक्कत है तो हम उसे अर्ली इंटरवेंशन में ले जाएं। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है कि अगर बच्चा प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हमें पता चल जाए कि बच्चे को इस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी हो सकती है या ऐसा हो सकता है, तो हम उसके लिए क्या क्योर कर सकते हैं या ऐसा कुछ भी प्रोसेस है तो आप प्लीज बताएं। ऐसी बहुत कम ही डिसेबिलिटी हैं जो हमें गर्भ के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे पता लग सकती हैं। उनमें से एक आते हैं डाउन सिंड्रोम और एक होता है स्पाइना बाइफिडा। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चों के ना दिमागी जो लेवल होना चाहिए, दिमागी विकास जो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। सपोज अगर बच्चा 5 साल का है तो उसका दिमागी लेवल 2 साल का हो या 3 साल का हो, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बट वो गैप रहेगा। डाउन सिंड्रोम में इस तरह की दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत जो है पता लगाई जा सकती है जन्म से पहले ही। टेस्ट होता है एमनियोसेंटेसिस, जिसके अंदर माँ के पेट से ही पानी का टेस्ट किया जाता है। उसके अंदर पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के अंदर क्या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई है। उसके अलावा स्पाइना बाइफिडा भी एक जेनेटिक प्रॉब्लम ही है। उसके अंदर अल्ट्रासाउंड्स वगैरह जब हमारे होते हैं उसके अंदर वो दिख जाती हैं वो चीजें। पर हाँ, इन चीजों का ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि 3 महीने तक ही अगर हम टेस्ट कराएं और हमें पता लगे, तभी हम उसके बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमें बेबी रखना है या नहीं रखना है। अगर आप लोगों को 3 महीने से ज्यादा बाद में पता लग रहा है, तब गर्भ गिराना या प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 महीने के बाद इंडिया के अंदर प्रेगनेंसी अबॉर्शन अलाउड नहीं है। ये एक रूल के खिलाफ है। तो अगर किसी की टेस्टिंग में 3 महीने से पहले पता लग रहा है तो वो पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बच्चे को या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और ये टेस्ट आप लोग डॉक्टर से बोल के करवा सकते हैं खुद भी, और कई बार डॉक्टर भी अपने आप रिकमेंड कर देते हैं। आजकल जेनेटिक टेस्टिंग जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, हर अच्छी जगह पर, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी जेनेटिक टेस्टिंग करवाई जा रही है। तो कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो पता लगती हैं। बाकियों के लिए हमें उनके साइन सिम्टम्स पे ध्यान देना होता है जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती है। तो अगर मैं साइन सिम्टम्स की बात करूं कि हम साइन सिम्टम्स कैसे देख सकते हैं, तो एक 3 महीने के बच्चे के अंदर भी पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर कोई दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है। 3 महीने का बच्चा भी आप देखेंगे अगर उसको, तो आपको आंखों में देखकर हंसेगा, अपने हाथ पैरों से वो खेलेगा और खुश होगा, एक स्माइल देगा। वो किसी अननोन इंसान से भी मिलेगा तो वो एक स्माइल देगा। अगर वो उसको इंसान अच्छा लगा, इंसान अगर तंग करेगा तो बच्चा रोएगा, बट अगर वो इंसान उसके साथ खेल रहा होगा तो वो स्माइल करेगा। कहीं भी कोई साउंड होगा थोड़ा सा भी तो बच्चा उसकी तरफ मुड़ेगा, उसकी तरफ ऑफकोर्स वो मुड़ के गर्दन अपनी घुमाकर देखेगा। बच्चा
बच्चा जो है एक 3 महीने की उम्र तक अपनी गर्दन संभालना समझ जाता है, तो अगर हम उसे गोदी उठाएंगे तो अपनी गर्दन खुद संभाल के रखेगा, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी संभालने की। उसके अलावा बच्चा जो है बैबलिंग करने लग जाता है थोड़ी थोड़ी, ब ब ब ब मम्मा मम्मा, आपने ऐसे साउंड सुनी होगी हर किसी ने बच्चों के मुंह से। तो बच्चा ये सारी चीजें जो है उसकी सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही है। तो ये डेवलपमेंट अर्ली साइंस हमें हर बच्चे की हर उम्र पे देखने हैं। जैसे अगर 3 साल के बच्चे का मैं एग्जांपल दूं, 3 साल का बच्चा जो है अपने आप ग्लास उठा के पानी पी सकता है, उसे पता है मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। वो अपना रोटी का टुकड़ा तोड़ के खा सकता है, वो अपने छोटे छोटे काम कर सकता है। इनफैक्ट वो ब्रश भी खुद करना स्टार्ट कर देता है, उसे टूथपेस्ट लगा के दो वो खुद ब्रश कर लेगा। वो ओरल मतलब बोलने लग जाता है, मम्मी मुझे यहाँ जाना है या पापा मुझे ये दिला दो। तो इतने सेंटेंसेस पे बच्चा छोटे छोटे सेंटेंसेस पे आ जाता है। तो एक हर उम्र पे बच्चे की एक डेवलपमेंटल लेवल होता है जिन साइन सिम्टम को हमें देखना होता है। आंखों में देखकर बच्चे बात करते हैं, ये नहीं कि इधर उधर हवा में देखकर ना। आप उनका नाम लेंगे तो वो एकदम तुरंत सुनेंगे। 1 साल की उम्र तक बच्चे को अपना नाम अच्छी तरह याद हो जाता है और वो अपना नेम कॉल रिस्पॉन्ड अच्छे से देने लग जाता है, उससे पहले ही देने लग जाता है। पर 1 साल तक उसे बहुत अच्छी तरह पता है, कोई भी बोलेगा तो वो अपने नाम पे सुनेगा। तो ये सारी चीजें हर माँ बाप को अपने बच्चे के अंदर देखते रहने चाहिए, नोटिस करते रहने चाहिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है तो डेफिनेटली अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में जाके स्क्रीनिंग करा सकते हैं। दिक्कत अगर आएगी तो वहीं के वहीं इलाज शुरू हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी तो आपके लिए ही अच्छा है कि आपका डाउट क्लियर हो गया या थोड़ी बहुत इंटरवेंशन आपको पता चल जाएगी कि आप और कैसे सुधार कर सकते हैं उस चीज के अंदर। तो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का मोटिव ही ये है कि हमें हर बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही हो उसको देखना है और उसको एक मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आना है, नॉर्मल स्कूल भेजना है, नॉर्मल बच्चों के साथ उसे करना है। ठीक है, वैसे नॉर्मल शब्द मैं भी जो यूज कर रही हूँ वो एक तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है, नॉर्मल कुछ नहीं होता, हमारी अपनी डेफिनेशंस होती है नॉर्मल की। पर हाँ, एक एजुकेशन लेवल जो बच्चे को उस एज पे मिलनी चाहिए, एक डेवलपमेंट जो उसको उस एज पे होनी चाहिए, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग बच्चे को हम चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल रेंज में रहे और एक इंक्लूजन सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे इवन स्कूल्स है, वो हर बच्चे को अपने स्कूल के अंदर इंक्लूड करे। अच्छा मैम, कितना मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट कर पाना कि उनके बच्चे को कोई किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी जितनी भी आपने काउंट कराई है वो उस बच्चे को एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल, बहुत बहुत टफ टास्क है ये, हम लोगों से ज्यादा टफ टास्क पेरेंट्स के लिए है कि ये समझ पाना कि बच्चे के अंदर दिक्कत हो गई है और कितनी दिक्कत हो गई है वो ऑफ कोर्स टेस्ट्स के बाद ही पता लगता है। तो जब वो पता लगता है उसके बाद पेरेंट्स और हिल जाते हैं, उनका दिमागी संतुलन भी हिल सकता है, मतलब एक डिप्रेशन में जा सकता है कोई पेरेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पर हम लोगों को धीरे 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 उनको काउंसिल करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो उनका बच्चा कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। पेरेंट एक ऐसी डोर है बच्चे के साथ जो पूरी दुनिया में वो ही अपने बच्चे को सबसे अच्छा समझ सकते हैं, तो अगर वो नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझ सकता। तो हमारा उसमें ये रोल रहता है कि हम पहले तो पेरेंट को बुलाते हैं, हर एक क्वेश्चन करते हैं। उन क्वेश्चंस के टाइम पे ही पेरेंट को कहीं ना कहीं समझ में आने लग जाता है कि हाँ हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, हाँ हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा। तब वो उनको धीरे धीरे पता लगने लग जाता है कि कुछ तो दिक्कत हो रही है। हाँ, अब जैसे जैसे उन्हें पता लगता है तब हम उनको बीच में प्रोसेस में और समझाने लगते हैं कि ये क्यों हो रहा है या ये क्यों हुआ, इसका क्या कॉज हो सकता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर है या जेनेटिक फैक्टर है, क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है। हम उनको वो सारी चीजें बीच में प्रोसेस में समझाने लग जाते हैं। तो पेरेंट्स की धीरे 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 आता है समझ में कि अच्छा ये तो दिक्कत है। अब हम उन्हें फिर धीरे धीरे इस ट्रैक पर लेकर आते हैं कि अच्छा ठीक है, अब आप समझ गए। अब उन्हें समझाते हैं कि कितनी परसेंटेज दिक्कत हो गई है, कितना उनको काम करना पड़ेगा, कितनी उनको उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी और कितना % उस बच्चे में सुधार आ सकता है। क्योंकि अगर सीवियर डिसेबिलिटी है कोई तो उसके अंदर 100% ठीक हो जाना या नॉर्मल इंक्लूजन में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे डिफरेंट गोल्स रहते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। हम डिसेबिलिटी को कैटेगराइज अगर करें तो माइल्ड में बहुत इजी रहता है, कुछ ही महीनों के या कुछ ही साल के इंटरवेंशन के बाद जो बच्चा है कहीं ना कहीं नॉर्मल उसमें चला जाएगा। हो सकता है हमें उसको वीकली ट्वाइस बुलाना पड़े, मंथली वंस बुलाना पड़े थेरेपीज के लिए, बाकी वो नॉर्मल अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकता है। वहीं मॉडरेट में जो रहता है और थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है और सीवियर में और ज्यादा एफर्ट लगता है। तो सीवियर कैटेगरी में हमारे जो गोल्स रहते हैं वो इतने हाई नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं मॉडरेट टाइप के रहेंगे कि बच्चा कम से कम अपना काम करना सीख जाए, अपनी इंडिपेंडेंसी सीख जाए, ताकि वो पेरेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन ना करे। तो हमें इसी तरह से डिसेबिलिटी वाइज पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि कितनी % डिसेबिलिटी हो गई है, कितना % हम इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर पेरेंट हमारे साथ काम नहीं कर रहा है लगकर तो वो बच्चे के डिसेबिलिटी के ऊपर और इफेक्ट करेगा। तो पेरेंट को ये समझना भी कि थेरेपी लेने से कुछ नहीं होगा,
अभी 24/7 जॉब है पेरेंटहुड, तो उनको घर में भी वो चीजें कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जैसे हम दवाई खाते हैं, है ना, हमारे को डोज देता है डॉक्टर कि हमें सुबह एक खानी है, शाम को एक खानी है, तब हमारी बीमारी ठीक होगी। पर वही दवाई अगर हम सिर्फ सुबह खाएं, शाम को ना खाएं, तो हमें वक्त लगेगा ना ठीक होने में। ऐसे ही थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं। हम लोग जो है उनको होम प्रोग्राम भी देते हैं। हमने थेरेपी करवाया एंड उनको होम प्रोग्राम दिया, ताकि वो घर में एक बार कराएं, 2 बार कराएं, वो हम बच्चे की कंडीशन के हिसाब से बताते हैं। तो वो चीज घर में उतनी ही जरूरी हो जाती है जैसे एक दवाई का टाइम पे लेना, वरना वो देर में असर करेगी। थेरेपीज भी वही हैं, देर में असर करेंगी, और जो टाइम ड्यूरेशन होगा थेरेपी का वो बढ़ेगा, और डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज ही होगी, बर्डन कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। बहुत सारे केसेस आते हैं मैम, तो ज्यादा मतलब जैसे 3 तरीके के होते हैं केसेस, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो मैक्सिमम केसेस कैसे होते हैं? सीवियर होते हैं, माइल्ड होते हैं या मॉडरेट होते हैं? मैक्सिमम ऐसा अभी हमारे पास मतलब ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम सीवियर हो, तीनों टाइप में होते हैं, बट ज्यादातर माइल्ड मॉडरेट वाली कैटेगरी ज्यादा होती है। सीवियर जो होते हैं वो 100 आउट ऑफ 20 हम अगर देखें कम होते हैं। माइल्ड मॉडरेट से उनका लेवल थोड़ा कम है, उसका इम्पैक्ट, इंसिडेंस, बट होते हैं डेफिनेटली। तो मैम क्या फाइनेंशियल कोई दिक्कतें आती हैं? क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज के कुछ न कुछ चार्ज होते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियल रीजन की वजह से भी पेरेंट्स होता नहीं कि कभी कभी छोड़ देते हैं, आते हैं कुछ, कभी फाइनेंशियल रीजन, कभी उनको लगता है कि अरे नहीं हो सकता है, छोड़ो, कौन रोज रोज ये जाता है। ये प्रॉब्लम्स भी बहुत बार देखी जाती है। बिल्कुल, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो है अर्ली इंटरवेंशन, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन प्रोजेक्ट, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। और जो हमारा डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पूरे देश भर में 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे देश के अलग अलग जगहों पर हैं। मैं आपको उनके नाम बताऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि कैसे काम करते हैं और क्या इकोनॉमिक इनका स्ट्रक्चर है। पहला इंस्टीट्यूट है हमारा जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ देहरादून में, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, निपवेड इसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर पहले जो ये सेंटर था ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए था, जहाँ पे ज्यादातर विजुअल इम्पेयरमेंट के ऊपर काम किया जाता। पर ये जो क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, जो मैं अभी आने वाले 8 नाम और बताऊंगी, ये क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर सभी नेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेटअप हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं देखी जाएगी, यहाँ पे सभी प्रकार की विकलांगता या डिसेबिलिटीज को देखा जाएगा, पर बच्चों के लिए, 6 साल तक के बच्चों के लिए। दूसरा इंस्टीट्यूट है मुंबई में, जिसका नाम है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज। यहाँ पर हेयरिंग और स्पीच डिफिकल्टीज के ऊपर फोकस था, बट अर्ली इंटरवेंशन के बाद यहाँ पे भी सारी डिसेबिलिटीज को देखा जाएगा 6 साल तक की उम्र तक। तीसरा हमारा इंस्टीट्यूट है सिकंदराबाद में, तेलंगाना में, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, निपेट जिसको हम कॉमनली जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये है सिकंदराबाद तेलंगाना में। यहाँ पे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को फोकस करके देखा जाता था, बट अभी क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन के बाद एवरी डिसेबिलिटी इज केटर्ड। फोर्थ हमारा है चेन्नई में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, निपमेट जिसको हम कॉमनली जानते हैं। यहाँ पे पहले मल्टीपल डिसेबिलिटीज के ऊपर फोकस था, एज आई सेड अर्ली इंटरवेंशन के बाद हर जगह फोकस है। 5वां हमारा है दिल्ली में, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, PDDU NIPPD जिसके हम जानते हैं। इसके ऊपर पहले फिजिकल डिसेबिलिटीज पे फोकस था, अभी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर वहां भी है। 6ठा है हमारा उड़ीसा में, जो है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, SV निर्तार के नाम से जिसको हम जानते हैं। यहाँ पे पहले हमारी जो है रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग और रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता, ऑर्थोपेडिक कंडीशंस के ऊपर ज्यादा फोकस था। तो इस इंस्टीट्यूट में अर्ली इंटरवेंशन खुल चुका है। नेक्स्ट 7वां है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, जो कि है कोलकाता में। यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस था, अभी अर्ली इंटरवेंशन यहाँ भी है। नेक्स्ट हमारा एक और है दिल्ली ओखला में, जो है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे साइन लैंग्वेज के ऊपर काम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, NIMHR। इसके ऊपर हमारा मेंटल रिहेबिलिटेशन एंड हेल्थ पे काम किया जाता था, बट यहाँ पर भी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो हमारा जो है यहाँ पर NIs के अंदर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर इंट्रोड्यूस्ड है, जहाँ पर
कोई भी अगर पेरेंट को दिक्कत होगी तो वो लेके जा सकता है। अब इन अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स के जो है CRCs होती हैं, कंपोजिट रीजनल सेंटर्स, मतलब ये एक बड़ा हेडक्वार्टर्स है और उसकी ब्रांचेस छोटी छोटी जगहों पर खुली होती हैं उन्हीं के एरिया में। जैसे दिल्ली में या देहरादून की मैं बात करूं तो हमारा सुंदरनगर, सिक्किम और गोरखपुर 3 हमारे CRCs हैं जहाँ पे ब्रांचेस हैं हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट की। तो वहां पर भी CRC में भी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स जो है ओपन हो गए हैं। तो कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन से बिलोंग करने वाला पेरेंट इन सभी जगहों पर नेशनल इंस्टीट्यूट्स में या CRCs में जाकर अपने बच्चे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही मिनिमल फीस है, जो कि है 10 रुपीज का रजिस्ट्रेशन, 10 रुपीज का असेसमेंट एंड 25 रुपीज का सेशन। असेसमेंट मैंने वर्ड यूज किया है तो मैं आपको पहले बताऊं कि यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट हैं जो काम करते हैं अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में। 5 डिपार्टमेंट एक साथ एक ही छत के नीचे हैं। साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन। तो ये 5 डिपार्टमेंट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के अंदर हैं। ये 5 चीजें बच्चे को एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे मिलेंगी। जब बच्चा वहां जाएगा, बच्चा अपने पेरेंट के साथ जाएगा, वहां जाके बच्चे का OPD होगा, जो कि हर एक हॉस्पिटल में होता होगा। जनरली सबने एक्सपीरियंस किया है OPD कि बच्चा जो है पहले बर्थ हिस्ट्री ली जाती है, बच्चे का माँ बाप का नाम, बच्चे का नाम, इस तरह से एक जनरल OPD होती है। उसके बाद उन चीजों से हमें पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर कहाँ दिक्कत आ रही है, तो बच्चे को उस तरह से रेफरल मिल जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो बच्चे का IQ टेस्टिंग होगा साइकोलॉजी में, पेरेंट काउंसलिंग होगी साइकोलॉजी में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चे का असेसमेंट होगा जिसमें उसकी सेंसरी दिक्कतों के बारे में देखा जाएगा, हैंड फंक्शंस, एडियल एक्टिविटीज देखा जाएगा। स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट में अलग असेसमेंट होगा जहाँ पे उसके बोलने का कितना डेवलपमेंट हो गया है, कहाँ डिले चल रहा है, उस तरीके से देखा जाएगा। फिजियोथेरेपी में असेसमेंट होगा जहाँ पे उसका मोटर फंक्शंस देखे जाएंगे, क्योंकि बच्चा अच्छे से भाग पा रहा है, चल पा रहा है, कितना उसका अच्छा बैलेंस है, इन सब चीजों का असेसमेंट होगा। फिर हमारा स्पेशल एजुकेशन में असेसमेंट होगा, बच्चे का कितना एजुकेटिव लेवल है, कहाँ पहुंच गया है बच्चा, क्या उसको सिखाना चाहिए। तो ये सारे असेसमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में एक डिटेल असेसमेंट किया जाता है, जो कि सिर्फ मात्र 10-10 रुपए चार्ज किए जाते हैं। असेसमेंट होने के बाद बच्चे की जो है थेरेपीज स्टार्ट की जाती है। थेरेपीज के अंदर बच्चे को जिस जिसकी नीड लगेगी उन थेरेपीज ली जाएगी। पर थेरेपी सेशन जो है 25 रुपीज चार्ज होता है। तो ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, मुझे लगता है हर एक पेरेंट जो है अफोर्ड कर सकता है। तो इसीलिए हमने उतने ही मिनिमल गवर्नमेंट चार्जेस रखे हैं जो कि हर एक पेरेंट अफोर्ड कर पाए। साथ में एक और स्कीम हमारे पास ये है कि अगर कोई BPL कैटेगरी से बिलोंग करता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड उनके पास उसका प्रूफ है या हमें कोई इनकम सर्टिफिकेट दे अपना जिनमें उनकी आय जो है कहीं 15,000 से कम दिखाएं, वो ऐसा सर्टिफिकेट हमको दे वो, तो उनकी जो फीस होती है वो भी माफ कर दी जाती है। तो इकोनॉमिकली हर पेरेंट यहाँ पे आके उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। कोई कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया या जो बहुत इजी हो हम डिस्प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया पर हमारा जो देहरादून की हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल है, जिसके अंदर आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं कि हम कैसे कैसे एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चों की। हम फोटोज डालते हैं, ऑफ कोर्स विद परमिशन, पेरेंट कंसेंट हम पहले लिया हुआ है हमने कि हम बच्चों को सोशल मीडिया पब्लिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो कंसेंट फॉर्म हम हर पेरेंट से साइन करवाते हैं और हम ऐसी फोटोज नहीं डालते कि उनको हम अलग दिखाना चाहते हैं, हम ऐसी फोटोज डालते हैं हम उनको इंक्लूडेड करके दिखाना चाहते हैं, ताकि इंक्लूजन का जो हमारा मोटिव है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो। तो मैं आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है देहरादून EIC का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस पे फोन करके आप कभी भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको कब आना है, टाइमिंग, तो आप इस पे फोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देहरादून अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का नंबर है 9412056597। मैं रिपीट करूंगी, 9412056597। तो इस नंबर पे आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 से 5:30 तक खुला रहेगा। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो ये नंबर उस टाइम पे बंद रहेंगे। 9:30 बजे हमारे ऑफिस खुल जाते हैं, तो 9:30 से 5:30 तक ये नंबर ओपन है। उसके अलावा हमारी जो, अगर आप सर्च करेंगे फेसबुक पे CDEIC DDN ऑफिशियल, CDEIC DDN ऑफिशियल या क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन से सर्च कर लें, उस पे हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको दिख सकता है। तो वहां पर हमने बहुत फोटोज अपलोड की हैं बच्चों को इंक्लूड कराने के लिए, अवेयरनेस के लिए, तो डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेटिव है। उसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आप क्रॉस डिसेबिलिटी देहरादून से खोलेंगे, यूट्यूब चैनल में हमारी वीडियोज अपलोडेड है जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे काम होता है या कितने डिपार्टमेंट है, वहां पर भी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है। उसके अलावा मैं एक और गवर्नमेंट स्कीम है जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल
अवेलेबल है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। इस स्कीम का नाम है एडिप। एडिप स्कीम के अंडर क्या होता है? एडिप स्कीम जो है हमारी, इसकी फुल फॉर्म है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्संस फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज। ये एक हमारी स्कीम है जिसके अंदर अगर डिसेबिलिटी में किसी भी बच्चे को, बच्चे से लेकर बड़े तक को, किसी भी असिस्टिव या अडेप्टिव डिवाइस जैसे व्हील चेयर हो गया, वॉकर हो गया, रोलेटर हो गया, या हमें कई बार क्या होता है बच्चों के लिए ना ऊपर से शूज बनाने पड़ते हैं जिनको हम AFOs बोलते हैं, या स्प्लिंट्स बनाने पड़ते हैं हाथों को सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारी सी डिफरेंट चीजें होती हैं। तो ऐसे अगर कोई भी चीज, ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट या प्रोस्थेटिक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस हमें बच्चों को या बड़ों को दिलवाना है, वो स्कीम के अंडर आता है, जो कि उन्हें फ्री में, मुफ्त में दिया जाता है बनाकर। पर इसके अंदर चीजें हैं कि हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जो दिखा रहा हो कि 15,000 से कम आय है, और आधार कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट होने से ये एडिप स्कीम के अंडर कोई भी एलिजिबल हो जाता है। पर हाँ, अगर किसी की आय 15,000 से ज्यादा है तो वो ऑफ कोर्स एडिप स्कीम के अंडर एलिजिबल नहीं होता है। तो ये एक और गवर्नमेंट स्कीम है जो कि हमारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन से हेल्प करती है, और हमारे निपफेड NI में हमारे पास ये स्कीम अवेलेबल है। मोस्टली हर NI में ये स्कीम अवेलेबल है, तो एक मुफ्त में दिलवाएंगे। मैम एक चीज और था, जैसे कि बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, कभी कभी वक्त लग जाता है उनको जानने में ही कि बच्चे को डिसेबिलिटी हो रही है। मतलब जैसे कुछ सिम्टम्स तो आपने बताया कि ऐसे पता चल जाता है कि बच्चा साउंड अगर कहीं हो रहा है तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, और लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं अभी थोड़ा वक्त लेगा या कुछ है। तो लगभग कितने एज तक माँ बाप को आ ही जाना चाहिए कि नहीं अब अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत है, हमें जाना ही चाहिए, नहीं तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी आगे बहुत ज्यादा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कि कहीं ना कहीं 6 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, और वो अब आ रहे हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा। वो कंप्लेन लेके आते हैं बोल नहीं रहा, पर वो बोलने के अलावा उनके अंदर और 10 दिक्कतें कहीं ना कहीं हो गई होती हैं। तो गाँव में जनरली क्या होता है कि जैसे बड़े लोग होते हैं, बोलते हैं कि बोल जाएगा, हमारा बेटा भी लेट बोला था, बोल जाएगा, चल जाएगा, या ये कर लेगा, थोड़ा टाइम दो, 5 साल में हो जाएगा। तो गाँव में मैंने देखा है कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हमें ज्यादा देखने को मिली हैं पर्सनल एक्सपीरियंस में। बट कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में भी मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स के साथ जो कि अपने बुजुर्गों के साथ रहते हैं। बुजुर्गों का कहना मानना कुछ गलत नहीं है, वो हमें बहुत अच्छी अच्छी एडवाइजेस देते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है वो बुजुर्गों के साथ होना ही। पर अगर हमें दिख रहा है कि हाँ सच में दिक्कत हो रही, आप अपने बच्चों से ही कंपेयर करें अपने बच्चों को। आपका बड़ा बेटा बच्चा जो था, सपोज 2 साल में बोलने लग गया था, बब्बा बब्बा मम्मा कुछ शब्द बोलने लग गया था, वहीं आपका दूसरा बच्चा जो नहीं कर रहा है, तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि हाँ दिक्कत हो रही है। सबसे अच्छा टाइम है 2 से 3 साल के बीच का। अगर उस टाइम पे आप रिकॉग्नाइज करके बच्चे को ले आए, 6 साल तक होगी इम्प्रूवमेंट है, पर बहुत एक क्रूशियल पीरियड जिसे हम बोलते हैं ना, जब बच्चा अभी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गीली मिट्टी होता है, 6 साल तक भी है वो, पर बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉसिबिलिटी है। लेकिन जितना पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे 2 से 3 साल एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। क्योंकि जनरली जो ये वाले सिम्टम है, जो ना बोलने वाले, आंखों में ना देखने वाले, हंसना, अपने में रहना, दूसरे बच्चों के साथ ना खेलना, ऐसे सिम्टम्स ऑटिज्म में आते हैं। हम अलग अलग डिसेबिलिटी के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, मैं हर एक सिम्टम आपको डिटेल में बताऊंगी। पर जो ये वाले सिम्टम होते हैं कहीं ना कहीं 1.5 साल से 2 साल की उम्र में ही उभर के दिखने लगते हैं। उससे पहले माँ बाप को लगेगा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, और नहीं दिखेगा। 1.5 साल से 2 साल की उम्र में ही ये सिम्टम जो है उभरने लगते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 2 से 3 साल की उम्र तक अगर हमारे पास बच्चा आ जाए तो उस बच्चे के लिए और अच्छा है इम्प्रूवमेंट के चांसेस होना। देखिए एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारे अंदर कोई गलत आदत लग गई है ना, हमको सपोज स्मोकिंग की आदत लग गई, अल्कोहल की आदत लग गई, कोई भी गलत आदत लग गई, तो हमारे साथ क्या होता है, हमें रिहैब सेंटर्स भेजा जाता है लोगों को। तो वो आदत छूटने में कितना समय लग जाता है, वो कहीं ना कहीं छूटती भी नहीं है, क्योंकि हम बड़े हो गए, डेवलप हो गया, हमारा ब्रेन डेवलप हो गया, हमारी हैबिट्स डेवलप हो गई। वही चीज अगर हम बच्चों में देखें, बच्चों में ऑफ कोर्स स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं, जो बुरी आदतें होती हैं कई की, दूसरों को मारना, धक्का देना, काटना, बहुत अपना ही सर पटकने लग जाते हैं कई बच्चे, बहुत चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं, ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ करते रहना, कहीं बैठना ही नहीं टिक के। तो ये सारी आदतें अगर हम बचपन में ही सुधार दें तो वो बड़े होके हमें दिक्कतें नहीं देंगी। इसीलिए बच्चों में ये बुरी आदतें या बिहेवियरल प्रॉब्लम सुधारना ज्यादा आसान है रादर देन बड़े होके। थैंक यू वेरी मच। आगे भी मैम अर्ली इंटरवेंशन के बारे में हम जानकारी लेते रहेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो। यदि
आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं।